मैं ज्योति सिंह और बच्चों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय का अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन पढ़ेंगे। आज हम भाग 4 देख रहे हैं। यदि आपने इस पाठ के पिछले पाठ को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी जो पार्ट्स हैं, जितने पार्ट मैंने बनाए हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और जब तक हम पिछले भाग को नहीं समझेंगे, आज का टॉपिक आपको समझने में परेशानी आएगी। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय की गणना विधियां, जिसमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं। पिछले वीडियो में हम उत्पाद विधि या इसे ही मूल्य वर्धित विधि कहते थे, हम समझ चुके हैं। आज हम केवल व्यय विधि समझेंगे। इसके अंतर्गत अंतिम व्यय का वर्गीकरण देखेंगे। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने में हमको कौन कौन से जो चरण होते हैं वो देखेंगे। अंतिम व्यय का अनुमान लगाते समय हमको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, और अंत में हम व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का एक गणितीय प्रश्न भी हल करेंगे। आज हम व्यय विधि समझने वाले हैं। व्यय विधि समझने से पूर्व आप ये 3 प्रश्न यदि आप अच्छे से समझ लिए तो आपको पूरी विधि समझ में आ जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है कि हम व्यय करते क्यों हैं। दूसरा प्रश्न है व्यय कैसे करते हैं। और तीसरा प्रश्न है हमारा व्यय कौन करता है। व्यय आखिर हम करते क्यों हैं। आज मतलब आप ही बताइए कि आखिर आप व्यय क्यों करते हैं। आपको पैसे मिलते हैं तो आप खर्च उसको क्यों करते हैं। तो उत्तर तो बहुत ही सरल है। ये चित्र आपको बता देगा कि यही इसका उत्तर है। हमें प्रतिदिन हर पल कुछ न कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। हमें इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यय करना पड़ता है। यहाँ चित्र में तो मैंने कुछ थोड़ी सी ही चीजें ली हैं। इससे संबंधित या बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बाजार से खरीदनी पड़ती है और जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये बस एक उदाहरण है कि इस तरह से हमको जीवन के हर पल, हर वक्त हमको किसी न किसी वस्तु की या किसी सेवा की आवश्यकता होती है, जिसे हमें खरीदना पड़ता है, जिसके कारण हम प्रतिदिन व्यय किए बिना हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। अगला हमारा प्रश्न है कि व्यय कैसे करते हैं। ये भी तो एक समस्या है कि हम कहाँ कैसे व्यय करते हैं। व्यय भी हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला व्यय होता है हमारा उपभोग व्यय। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाजार से कोई अंतिम वस्तु या सेवा खरीदने के लिए व्यय करता है, उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। जबकि जो दूसरा व्यय होता है वो होता है हमारा निवेश व्यय। निवेश को पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि खर्चों से जो पैसे बचते हैं उसको हम ऐसी जगह लगाते हैं जिससे हम भविष्य में और अधिक पैसे कमा सकें और अधिक हमको पैसा मिल सके। हर व्यक्ति अपने पैसों से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में व्यय करता है, या फिर वो क्या करता है, जो पैसे बचते हैं उसको या बैंक में जमा कर देता है या उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है। वो इसलिए खरीदता है जिससे कि भविष्य में उसको और अधिक लाभ मिल सके। इस प्रकार जो व्यय है, या तो जो पूंजी है, हम या तो व्यय करते हैं किसमें, उपभोग व्यय में, या फिर हमारे पास जो पैसा बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, निवेश कर देते हैं। इस प्रकार से व्यय हम केवल 2 तरीके से कर सकते हैं, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। अब अगला प्रश्न है व्यय आखिर करता कौन है। कौन करता है व्यय। एक तो परिवार करता है, या कौन करती है, सरकार करती है। परिवार के सदस्य क्या उपभोग व्यय भी करते हैं और निवेश व्यय भी करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे पास यदि 10,000 मेरी तनख्वाह है तो मैं उससे जरूरत की चीजें खरीदती हूँ, और यदि मेरे पास 1,000 रुपए खर्च से बच जाता है तो इसको मैं बैंक में जमा कर देती हूँ। तो इस तरह से यदि परिवार के हर सदस्य क्या करते हैं, उपभोग व्यय भी करते हैं, और यदि बचत का होती है तो उससे वो क्या करते हैं, निवेश व्यय करते हैं। इसी प्रकार सरकार भी उपभोग व्यय भी करती है और निवेश व्यय भी, दोनों करते हैं।
सरकार क्यों उपभोग व्यय करती है? सरकार की भी आवश्यकताएं हैं। सरकार को भी प्रशासन के संचालन के लिए, देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों करना पड़ता है। जब तक सरकार यदि निवेश नहीं करेगी, तो क्या हमारा देश विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। देश के व्यय और इन दोनों के अलावा एक और संस्था है जो खर्च करती है, जो व्यय करती है। वो कौन सी है? तीसरा है हमारा विदेशी क्षेत्र। ये भी एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये भी हमारे देश पर व्यय कर सकता है। इस तरह से आपने देखा कि व्यय कौन कौन कर रहा है। परिवार भी कर रहा है, व्यय सरकार भी कर रही है और विदेशी क्षेत्र भी व्यय कर रहा है। रेखा चित्र 2.1 के अनुसार आज हम वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए, ये वस्तु और सेवा है, इसको खरीदने के लिए जो हम व्यय करते हैं, आज हम इसी व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना निकालना सीखेंगे। हम व्यय क्यों करते हैं? वस्तु एवं सेवाओं के बदले में जो हम व्यय करते हैं, इसी की गणना करना हम सीखेंगे। इसी के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, वो निकालना सीखेंगे आज हम। आय के वर्तुल प्रवाह की मान्यता के अनुसार अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्रक माना गया था। और कैसी अर्थव्यवस्था माना था? कि अर्थव्यवस्था बंद है। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम चारों क्षेत्रक के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय के योग को ज्ञात करेंगे। अर्थात आज हम व्यय विधि में ये मानेंगे कि अर्थव्यवस्था में चारों क्षेत्रक है, फर्म भी है, परिवार भी है, सरकारी क्षेत्रक भी है और विदेशी क्षेत्रक भी है। ये चारों वस्तुओं और सेवाओं पर जितना व्यय करती है, जितनी इनके द्वारा मांग की जाती है, उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से करने से पूर्व एक देश की सीमा में उन समस्त आर्थिक इकाइयों की पहचान जरूरी है जो व्यय करती हैं। जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए मांग पर व्यय करते हैं, जैसे कपड़ा है, घर, फल, सब्जी, कार, दवाइयाँ आदि आदि, मतलब इस तरह के और एग्जाम्पल हो सकते हैं, इन्हें ही हम निजी व्यय कहते हैं। दूसरा है हमारा सरकारी कार्यों के लिए सरकारी व्यय। सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक मांग को पूरा करने जब सरकार व्यय करेगी, तब सरकारी व्यय कहलाएगा। जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, सुरक्षा में कौन लगे हुए हैं? पुलिस है, सेना है, पुल बनाती है सरकार, रोड बनाती है, बांध बनाती है, या हमारे वेतन पर व्यय करती है। तो सरकार जितना भी व्यय करती है सरकारी कामों को पूरा करने के लिए, सरकारी मांग को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? सरकारी व्यय। तीसरा है हमारा निवेश व्यय। पूंजी में वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाने वाले व्यय को हम क्या कहते हैं? निवेश व्यय कहते हैं। जैसे उद्योग पर व्यय। अभी हमारे देश में जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन सरकार पैसा लगा रही है बुलेट ट्रेन को के निर्माण में। तो आज ये जो पैसा है ये निवेश के रूप में है, परंतु भविष्य में इसमें देश में क्या बढ़ जाएगी? सुविधा बढ़ जाएगी और सरकार की आमदनी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। निवेश व्यय व्यक्तिगत भी हो सकता है। ये तो सरकार ने किया, ये उद्योग सरकार ने लगाया, बुलेट ट्रेन भी सरकार लगाई, परंतु निवेश निजी निवेश भी हो सकता है। जैसे ये सिलाई मशीन है ना, यदि मैंने ये सिलाई मशीन खरीद कर एक टेलरिंग की दुकान खोल लूं, ये मुझे पूंजी निर्माण में मदद करेगी, मुझे आमदनी देगी, मुझे प्रतिदिन इसके द्वारा सिले गए कपड़े से आमदनी प्राप्त होने लगेगी। इस तरह से ये सिलाई मशीन मेरे लिए क्या होगी? एक तरह से निवेश होगा। अंतिम है हमारा बाह्य व्यय। आधुनिक युग में विश्व का कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। हमें किसी न किसी वस्तु या सेवा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक इसके विपरीत दूसरे देश हमारे देश की वस्तुओं की मांग करते हैं। इस प्रकार आयात निर्यात में व्यय भी अवश्य होता है। यदि हम ये जो चार प्रकार के व्यय दिया है, निजी व्यय दिया है, सरकारी व्यय दिया है, निवेश व्यय दिया है और बाह्य व्यय दिया है, यदि हम ये चारों जो हमारे देश में होने वाले व्यय हैं, यदि इनको हम जोड़ लें, इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं।
इस प्रकार हमने देखा कि अंतिम व्यय कितने प्रकार से होता है। सबसे पहला हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निवेश व्यय, ये भी निजी भी लोग भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और निवेश कौन करती है? सरकार भी करती है। और अंत में है हमारा शुद्ध निर्यात। ये चारों पता होने पर हम इसके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना आज हम करेंगे। एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अंतिम व्यय के योग की, इनको जोड़कर हम किसकी गणना करेंगे? राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के मांग के बदले व्यय से राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से की जाती है। हम किसी भी वस्तु की मांग करते हैं, तो यदि हमें मांग करते हैं तो क्या हमें व्यय किए बिना उस वो मांग पूरी हो सकती है? मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए है, मैंने मांग की, मेरे घर में ज़रूरत है, मुझे आज सब्जी बनाना है, यदि 1 किलो टमाटर चाहिए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्यय करना पड़ेगा। इसी प्रकार पूरे देश में जितना व्यय होता है, उसको जोड़कर हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। व्यय विधि को राष्ट्रीय आय की माप की उपभोग एवं विनियोग विधि भी कहते हैं। यानी इसका ये दूसरा नाम है, उपभोग एवं विनियोग विधि। क्योंकि ये उपभोग के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की इसमें गणना करते हैं। एक शब्द है संप्राप्ति। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है व्यय विधि में, यही संप्राप्ति से राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। इसका व्यय से क्या संबंध है, यही समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। ये माना कि एक फर्म आई है, या आपको दिख रही है ये शॉप है, यानी एक दुकान है, तो मैंने मान लिया कि देश में केवल एक ही फर्म है, इसका नाम है आई। यहाँ एक व्यक्ति आता है, ए व्यक्ति, और नमक को खरीदने में 20 रुपए व्यय करता है। दूसरा व्यक्ति आता है, ये 100 रुपए तेल को खरीदने में व्यय करता है। तीसरा व्यक्ति पापड़ की मांग के बदले में 50 रुपए व्यय करता है। और चौथा जो है सरकारी कार्यालय वाला है, ये 150 रुपए की कॉपी, पेन और फाइल वगैरह खरीदता है। और ये जो पांचवा व्यक्ति है, ये एक विदेशी व्यक्ति है जिसे साबूदाना बहुत पसंद है, और ये 50 रुपए व्यय करके साबूदाना खरीदता है। तो इस तरह से इस शॉप पे, इस फर्म में कुल व्यय कितना किया गया? कितना किया गया? इन सबका टोटल आया 370 रुपीज। कितना आया? 370 रुपीज। यही इस फर्म की क्या होगी? संप्राप्ति होगी। देखिए, जो वर्ड है वो सब बहुत सरल है, लेकिन हमको समझना भी जरूरी है कि आखिर ये वर्ड क्या है, ये आया कैसे। ये संप्राप्ति है, ये जितना व्यय है, इन सबको हम जोड़ लेंगे, और ये जो राशि प्राप्त होगी, ये फर्म के दृष्टिकोण से क्या कहलाएगी? संप्राप्ति। यदि हमें अर्थशास्त्र समझना है तो गणितीय चिन्हों, सूत्रों और अर्थशास्त्रीय शब्दावली का उपयोग सीखना ही पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अर्थशास्त्र का आधार और लगभग ये जितने सिद्धांत हैं वो गणितीय आधार पर चलते हैं। यदि किसी देश में एक ही फर्म है, मान लो एक ही फर्म है, तब संप्राप्ति का सूत्र क्या होगा? संप्राप्ति को यहाँ रेवेन्यू RV से दिखाया गया है। आई क्या है? फर्म है। फर्म आई के द्वारा प्राप्त अंतिम उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात संबंधी व्यय का कुल योग होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? RV कुल व्यय कह सकते हैं। फर्म आई के द्वारा प्राप्त अंतिम उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात संबंधी व्यय, जितने भी व्यय होते हैं, इनको यदि हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? संप्राप्ति। संप्राप्ति के बराबर क्या है? सूत्र दिया है, उपभोग C, ये उपभोग है, ये निवेश है, इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट, X निर्यात संबंधी व्यय। इन सबको जोड़ लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? RV प्राप्त हो जाएगा। परंतु ये जो RV प्राप्त होगा, ये केवल एक फर्म के लिए होगा। तो क्या किसी देश में केवल एक फर्म होगी? नहीं, एक फर्म तो हो ही नहीं सकती। हमेशा देश में बहुत सारी फर्में होंगी। मान लो फर्मों की संख्या कितनी है? N है। पूरे देश की जितनी फर्म है, मान लो वो कितनी है? N है। N तक फर्मों का कुल योग हमें कैसे प्राप्त होगा? वही GDP बराबर सिग्मा RVI C प्लस I प्लस G
माइनस एक्स माइनस एम होगा। अर्थात इस सूत्र से पूरे देश का कुल उपभोग व्यय, कुल निवेश, कुल सरकार के द्वारा किया गया खर्च और शुद्ध निर्यात, यदि इनको हम जोड़ लेंगे तो पूरे देश में स्थित जितनी फर्म है, कितनी फर्म है मान लो n फर्म है, इनके द्वारा किया गया व्यय को हम जोड़ लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? राष्ट्रीय आय। ये जो दिया हुआ है सूत्र देखिए, सिग्मा, मैंने वही कहा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। ये जो सिग्मा है, सिग्मा हमको सूत्र में दिया हुआ है, इसमें आई बराबर क्या है? 1। यानी जब फर्म एक है, पहली फर्म से फर्मों की संख्या कितनी है? n है, तब तक यदि पूरे देश की फर्म में यदि n है तो हमको राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये C I G x माइनस एम क्या है, इसको हम अगले स्लाइड में समझ लेते हैं। C मतलब अंतिम उपभोग, कंजप्शन। फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम उपभोग व्यय, जितना भी उपभोग व्यय होगा वस्तुओं और सेवाओं पर, उसको हम काय के द्वारा व्यक्त करेंगे? सी के द्वारा। दूसरा है आई, सी प्लस आई था हमारे सूत्र में, आई फॉर क्या है? इन्वेस्टमेंट, निवेश। फर्म द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं पर दूसरे फर्मों द्वारा अंतिम निवेश व्यय, ये क्या है? आई क्या है? निवेश। पूरे देश में जितना निवेश होगा उसको भी हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जी से क्या था? सी प्लस आई प्लस जी था। जी क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। वह व्यय जो सरकार फर्म के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर करती है। सरकार के द्वारा अंतिम व्यय उपभोग पर भी किया जाता है और निवेश में भी किया जाता है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि सरकार भी उपभोग व्यय भी करती है और निवेश व्यय भी करती है। तो जितना सरकारी व्यय होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? जी के अंतर्गत आ जाएगा। और अंत में हमने क्या लिखा था सूत्र में? x माइनस एम। क्या लिखा था? x माइनस एम। ये x माइनस एम क्या है? x क्या है? अर्थव्यवस्था के निर्यात पर विदेशियों द्वारा किए गए समस्त व्यय को सूचित करता है। जो x होता है वो किसको सूचित करता है? निर्यात को। और m किसको सूचित करता है? आयात को। अर्थव्यवस्था के समस्त आयात व्यय को दर्शाता है। जब हम x माइनस एम करते हैं तो हमको शुद्ध निर्यात निकल जाता है। क्या निकल जाता है? शुद्ध निर्यात। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इनको करने से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? देश की कुल संप्राप्तियां। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के विभिन्न चरण। अभी हमने जो सूत्र देखा था C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम देखा था, उसमें केवल हमको जीडीपी प्राप्त होती है। जीडीपी क्या होता है? एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। ये जो एमपी लिखा है, मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत का मतलब क्या है? एमपी, मार्केट प्राइस। जीडीपी अभी हमने जो निकाला वो केवल किससे निकाला है? मार्केट प्राइस पे। इसके लिए प्रथम चरण में सबसे पहले हम यही निकालेंगे। अभी हमने देखा था निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी निवेश व्यय, और अंत में हम किसको जोड़ लिए थे? शुद्ध निवल निर्यात। इन सभी को जोड़कर हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसमें सभी निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या एक विदेशी स्वामित्व का हो। सभी चीजों का लेकिन मापन जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है? यहाँ पर मार्केट प्राइस पे, बाजार कीमत पर। लिखा ही है यहाँ पे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद निकालेंगे। यदि हम सकल में से मूल्यह्रास को घटा दें तो हमको क्या निकल जाएगा? शुद्ध। निवल का मतलब क्या होता है? निवल आपको अर्थशास्त्र में हर जगह निवल लिखा रहेगा। निवल और शुद्ध दोनों का मतलब एक ही है। निवल और यहाँ पे शुद्ध घरेलू उत्पाद भी हो सकता है। जब हम एनडीपी यानी क्या था? बाजार कीमत पर, एनडीपी
मार्केट प्राइस यदि हमको निकालना है नेट, एन फॉर क्या है नेट, तो हम क्या करेंगे सकल मतलब ग्रॉस डीपी जीडीपी एमपी से हम क्या घटा देंगे मूल्यह्रास घटा देंगे। बाजार कीमत पर सकल सकल घरेलू उत्पाद में से हम क्या घटा देंगे मूल्यह्रास। सेकंड स्टेप में हमको क्या निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो हमको पहले प्राप्त हुआ है जीडीपी एमपी, ये जीडीपी एमपी इससे हम केवल मूल्यह्रास की वैल्यू को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो हमको क्या निकल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक से हम क्या घटा देंगे मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमको सेकंड स्टेप में क्या प्राप्त हुआ था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम क्या किए थे जीडीपी एमपी से मूल्यह्रास को घटा दिए थे। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। ये देखिए अब आपका आ गया साधन लागत। अभी तक हमने दोनों काय पे निकाला था मार्केट प्राइस पे बाजार मूल्य पर। अब हम किस पे निकालेंगे साधन लागत पर। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के लिए हम क्या करेंगे बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद इसमें से केवल हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। किसको घटा देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो हमको एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हुआ था इसमें से केवल हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे। साधन लागत पर एनडीपी उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी लाभ लगान तथा ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है। इसीलिए इसमें से हम क्या करते हैं अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। और फोर्थ स्टेज है अब हम अंतिम स्टेप पर हैं पहुंच गए हैं। यहाँ हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। आपको यहाँ पहले के 3 स्टेप में राष्ट्रीय आय प्राप्त नहीं होगी। ये जो आखिरी अंतिम स्टेज है यहाँ से आप राष्ट्रीय आय प्राप्त कर सकते हैं। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या इसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद जो अभी हमने यहाँ से निकाला था एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये देखिए ये निकाला था। इसमें हम क्या जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय NFIA। यदि इसको हम जोड़ देंगे तो हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। साधन लागत पर एनएनपी जो है एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी है लाभ है लगान है तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। यह राष्ट्रीय उत्पाद है। किंतु जो राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन ये राष्ट्रीय हमारे देश तक सीमित नहीं है। यह शुद्ध घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग होती है। तो हम ये दोनों का देश में साधन आय देश में जो हमारे देश में जो उत्पादित हुई है उसके साधन आय और विदेशों में जो प्राप्त हुई है शुद्ध साधन आय इन दोनों को हम जोड़ के राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको एक बार में ये जो अलग अलग चरण है वो समझ में नहीं आ सकते क्योंकि ये बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैंने एक ही पेज पे चारों स्टेप को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है जिससे शायद आप रिवीजन करें तो आपको 2-3 बार में समझ में आ जाए। और ये विधि को समझने के लिए यदि आप साथ में 3-4 गणितीय प्रश्न यदि हल कर लेंगे तो आप निश्चित है कि बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला था जिसमें C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ये आप समझ चुके थे है ना। जितना हमारा उपभोग था विनियोग था निवेश था है ना सरकारी व्यय था और शुद्ध निर्यात व्यय था इसको हमने क्या किया था जोड़ लिया था। ये हमारा पहला स्टेप था। फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये जो हमारा जीडीपी जो वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई है इसको हम क्या ले आएंगे यहाँ ले आएंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसमें से केवल हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा एनडीपी मार्केट प्राइस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद किस पर बाजार कीमत पर। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है थर्ड स्टेप। फिर ये देखिए ये जो आपको प्राप्त हुआ एनडीपी एट मार्केट प्राइस ये यहाँ आ गया। ये देखिए एक साथ मैंने लिख दिया है ये एनडीपी एमपी।
अब इसमें से हम जितने अप्रत्यक्ष कर हैं उसको घटा देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, परंतु ये किस पर है? फैक्टर कॉस्ट पे है, यानी साधन लागत पर है। जबकि यहाँ पे एनडीपी क्या था? मार्केट प्राइस पे था, बाजार मूल्य पर था। यदि आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमको अप्रत्यक्ष कर इससे क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। और अंतिम स्टेप है हमारा, ये देखिए, अब यही है, ये एनडीपी एफसी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ गया, ये देखिए। और विदेशों से जो हमको प्राप्त शुद्ध साधन आए हैं इनको हम जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी हमारी। बहुत ही सरल है, ये आपको निकालना आ गया है। ये आ जाओ आप यहाँ, ये फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में मूल्यह्रास को घटा दिया। फिर ये जो सूत्र निकला इसको हम यहाँ ले आए, ये देखिए, इसमें से हमने क्या घटा दिया? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। फिर जो फैक्टर कॉस्ट है इसको हम यहाँ ले आए, ये देखिए, इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आए, इसको जोड़ लिया। दिख रहा है बहुत आसान है ये। हमको दो चीजें घटाना है बस। मूल्यह्रास, जो भी गणित में आपको बहुत सारी चीजें देंगी कंफ्यूजन के लिए, बहुत सारी वैल्यू जो हमको जोड़ना नहीं है या घटाना नहीं है, इसके बाद भी प्रश्न में दिया रहता है। तो आप याद रखिए कि व्यय विधि में हम मूल्यह्रास को घटा देंगे और अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। बाकी जितनी वैल्यू दी होगी सबको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तालिका 2.1 से हम पहले उत्पाद एवं मूल्य वर्धित विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कर चुके हैं। इसी उदाहरण से हम व्यय विधि से भी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। किसान 50 रुपए का गेहूं, मतलब यहाँ पर किसान ने कुल उत्पादन कितना किया था? 100 रुपए का। किसान ने कितने का उत्पादन किया है? 100 रुपए का। इसमें से ये 50 रुपए किसको बेच दिया था? बेकर को। और जो 50 रुपए मूल्य है उसका गेहूं का उपभोग वो स्वयं किया था, है ना? ये तो अंडरस्टूड है कि 50 का बेच दिया है और तो 50 रुपए का उपयोग कौन करेगा? खुद करेगा। इस तरह से ये जो 50 रुपए है ये क्या थी हमारे लिए? मध्यवर्ती वस्तु। और मध्यवर्ती वस्तु को हम कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। किसान के द्वारा जो उपभोग था वो कितने रुपए का किया गया? 50 रुपए का। और बेकर ने कितने रुपए का अंतिम व्यय किया है? 200 रुपए का। इस तरह से व्यय विधि में जो उत्तर होगा वो कितना होगा? किसान का 50 रुपए और बेकर का कितना? 200 रुपए। इस तरह से व्यय विधि से जो जीडीपी आएगी वो कितनी आएगी? 250। हमने ये उत्तर उत्पाद विधि में भी देखा था, वहां का उत्तर भी कितना था? 250 रुपए। इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट कि किसी भी विधि से यदि किसी गणित को हम हल करें उत्तर कैसा होता है? एक समान होता है। अंतिम व्यय का अनुमान लगाने या व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के समय अनेक हमको सावधानियां रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले है हमारा, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता। दूसरा है हमारा, स्व उपभोग के लिए उत्पादन के रखे हुए भाग को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। कि जैसे मान लो मैंने गेहूं का 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया, कितने का किया? 10 क्विंटल का, है ना? 10 कुंटल में से 9 क्विंटल को मैंने बेच दिया, मेरे पास कितना बचा अनाज? 1 कुंटल। कितना बचा? 1 कुंटल। तो इसका उपभोग मैं स्वयं कर रही हूँ, परंतु इसको भी मैं राष्ट्रीय आय में शामिल करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि यह भी एक उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसीलिए मुझे जो योग करना पड़ेगा वो कितने का करना पड़ेगा? पूरे 10 कुंटल का। जबकि 9 को मैंने बेचा है और 1 कुंटल का उपभोग मैंने स्वयं किया है। इसके बाद भी ये 1 कुंटल है, इसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। अगला है हमारा हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन है, छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ता है आदि पर किया गया व्यय हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि इन भुगतान से कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होता। केवल ये जो हमारे द्वारा आय है उसका हम हस्तांतरण करते हैं। पेंशन या छात्रवृत्ति, बच्चा कोई चीज का उत्पादन नहीं करता, ना ही वो सेवाएं देता है। बस सरकार क्या करती है? अपने पैसे का जो हस्तांतरण है वो किसको कर देती है? छात्रवृत्ति के रूप में छात्र को दे देती है। और जबकि हम क्या करेंगे? केवल वस्तुओं और सेवाओं का जहां उत्पादन होगा उन्हीं चीजों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। जबकि हस्तांतरण भुगतान में किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होता।
अगला है हमारा पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय। ये भी अंतिम व्यय में शामिल कर, मतलब हम केवल अंतिम वस्तु का ही हम वो क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। पुरानी वस्तु को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यह चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का व्यय नहीं है। तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे, इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे, इसको शामिल करेंगे। और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी शामिल करेंगे। पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय क्यों नहीं करेंगे शामिल? ये वस्तु मान लो 2018 में बनी थी, तो उस वर्ष के उत्पादन में इसको हमने शामिल किया था। अब 2020 है, तो क्या 2020 में भी ये पुनः इस वस्तु को हम शामिल करेंगे यदि हम दोबारा बेच रहे हैं तो? नहीं, इसको हम दोबारा जब बेचेंगे तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। शेयर या बॉन्ड पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय नहीं है। ना ही इनसे कोई उत्पादन में वृद्धि होती है और ना ही सेवाओं में वृद्धि होती है। ये भी एक तरह से संपत्ति का हस्तांतरण है। मेरे पास 1,000 रुपए बचे थे, तो मैंने उससे क्या खरीद लिया? शेयर खरीद लिया। इससे किसी चीज का मैंने उत्पादन नहीं किया है, इससे मैंने कोई नया उत्पादन नहीं किया है। इसके बाद है स्वयं के भवन पर आरोपित किराया। ये भी निजी अंतिम उपभोग का भाग होता है, इसे भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो आपने क्या देखा भी, केवल अंतिम और वस्तु को हम जोड़ेंगे, इसको स्व उपभोग उत्पादित वस्तुओं के रखे भाग को भी शामिल करेंगे, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। जबकि स्वयं के भवन के जो आरोपित किराया है, मान लो मैंने एक किराना की दुकान खोल लिया है, तो क्या मैं उसको शामिल नहीं करूंगी? मैं उससे अर्निंग ले रही हूँ, इसीलिए मुझे उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल करना पड़ेगा। आप इस स्लाइड में जितनी चीजें दी हुई हैं, इसे बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि जितने भी आप गणितीय प्रश्न हल करेंगे तब ये आपको सहायता करेंगे कि हमको किन चीजों को राष्ट्रीय आय में जोड़ना है और किन चीजों को हमको राष्ट्रीय आय में जोड़ना नहीं है। मैंने एक प्रश्न लिया है, यदि आप एक प्रश्न हल कर लेंगे तो एक आपको आगे इसकी विधि से सहायता मिल जाएगी, आप इससे संबंधित और गणित हल कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आपने पूरे वीडियो में यही सीखा कि क्या जोड़ना है और क्या नहीं जोड़ना है ना। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। किस विधि से? व्यय विधि से। देखिए, अब हम बताइए कि क्या क्या चीजों को जोड़े। गैर सरकारी उपभोग व्यय, व्यय है, इसको जोड़ना पड़ेगा। सरकारी उपभोग व्यय, ये भी हमने देखा था, जोड़ना पड़ेगा, ये उपभोग व्यय है। गैर सरकारी निवेश भी हम जोड़ते हैं, तो ये थर्ड भी जुड़ जाएगा। सरकारी अचल पूंजी निवेश, ये भी निवेश है, ये भी जुड़ जाएगा। स्टॉक निवेश, ये भी निवेश है, इसको भी जोड़ लेंगे हम। शुद्ध विदेशी निवेश, शुद्ध विदेशी निवेश को भी जोड़ लेंगे। NIFA अपन ने देखा था ना, शुद्ध विदेशी निवेश को भी हमको जोड़ना है। लेकिन ये जो मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास को हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इनके नंबरिंग लिख दिए हैं, नहीं तो इनको लिखने में आपको जगह भी कम था, समझ में नहीं आता। तो ये पहला वाला हमने जोड़ लिया, दूसरा भी जुड़ गया, तीसरा भी जुड़ गया, चौथा भी जोड़ना है हमको, पांचवा भी और सातवां भी। लेकिन ये जो छठवां है हमारा मूल्यह्रास, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास को हम घटा देते हैं। ये देखिए, 50,000, 1,000, फिर ये भी 1,000, ये 2,000 चौथे नंबर का निवेश है। 500 क्या है? स्टॉक निवेश, इसको भी हमने जोड़ लिया। और शुद्ध विदेशी निवेश भी हमको कितना प्राप्त हुआ? 500। परंतु ये 700 रुपये जो मूल्यह्रास है, इसको मैंने क्या कर दिया? घटा दिया। इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना क्या हो गई हमारी? किसके आधार पर? व्यय विधि के आधार पर। 54,300 करोड़ रुपीस, है ना। तो ये जितने व्यय में, ये ध्यान रखिए कि जितने व्यय है, निवेश है, उनको हमको जोड़ना है। जितने खर्चे हैं, निवेश भी एक तरह का व्यय है, आपने पहले ही समझ लिया है, निवेश भी व्यय है और व्यय तो व्यय है ही। उपभोग व्यय भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह से आप इससे संबंधित 4-5 जो
प्रश्न हैं उनको ज़रूर हल करिए, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा कन्फ्यूज़िंग तो है ही, परंतु इस पार्ट से गणितीय प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप अपनी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें जितने ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं आपके, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी, एफसी, एनडीपी, एफसी, जितने ये बुनियादी राष्ट्रीय आय समुच्चय आपके में तालिका दी हुई है, उस तालिका को आप गहन अध्ययन कीजिए और इससे संबंधित प्रश्न हल कीजिए। तभी आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।